जय हिंद। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आज हमारी दृष्टि जिधर जाती है उधर प्रभु की विलक्षण सृष्टि के ऊपर वैज्ञानिक करिश्मा ही दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि हम मनुष्यों ने ज्ञान विज्ञान के विकास से अनेक प्रकार के उपकरण बनाए हैं, अनेक प्रकार के तकनीकों का आविष्कार किए हैं और प्रकृति से छेड़छाड़ करके बहुत सारे चीज़ों को हमने बनाया है और मानव के जीवन को बहुत सुखमय बनाया है। साथ ही साथ नई नई खोजें किए हैं। हिमालय की चोटी पर जाकर वहाँ के वातावरण को देखा, चांद पर गया हम लोगों ने, महासागर की तली तक हम लोग पहुँच गए। तो इसी क्रम में अपने ज्ञान विज्ञान तकनीक के विकास होने पर इसकी मदद से हम लोगों ने जब किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के कुछ मिले अवशेष को, रिमेन्स को देखे और उसकी खुदाई किए तो हमको एक अलग प्रकार की चीज़ें मिली और वहाँ पर ऐसा लगा कि वहाँ भी पहले मानव रहते थे। तो इसी क्रम में हमारे भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, जो सिंधु घाटी क्षेत्र कह सकते हैं, अर्थात सिंधु नदी जो बहती है और उसके साथ साथ जो 5 अन्य नदियाँ उनकी बहती है और इसके अलावा भी अन्य सहायक नदियाँ हैं, तो उनके जो क्षेत्र हैं, बेसिन क्षेत्र है, उसमें देखा गया विभिन्न प्रकार के अवशेष अलग अलग जगह पे मिले। तो उससे यह ज्ञात हुआ कि वहाँ भी एक सभ्यता निवास करती थी पहले से। ठीक है ना। आप जानते हैं कि आदि काल में, प्राचीन काल में, आज से हजारों वर्ष पहले भी मानव का वास हुआ था, जिसको हम लोग कई अलग अलग सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। दुनिया में कई सभ्यताएं हैं जो अति प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे इजिप्ट की सभ्यता नील नदी के किनारे जो हुई थी, ठीक है ना। दजला फरात नदी के किनारे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। उसी तरह से भारत की भी एक अति प्राचीन सभ्यता थी जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। अर्थात हम ये अगर देखें कि इतिहास टॉपिक को हम ले रहे हैं, अर्थात भारतीय इंडियन हिस्ट्री को मैंने लिया, भारतीय इतिहास को लिया। और भारतीय इतिहास को पढ़ने के क्रम में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत जो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर शुरू होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और साथ ही साथ भारतीय इतिहास को और सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो इसको जानने के लिए हम लोग विभिन्न टॉपिकों के अंतर्गत इसको बांट कर अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली हम लोग इतिहास को जब पढ़ने चलते हैं तो समझते हैं कि इसमें तारीखें ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, नाम ज़्यादा याद करने पड़ते हैं और ये समझते हैं कि ये काफ़ी उबाऊ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी पहले यही मानता था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर इतिहास के क्रोनोलॉजी को समझा जाए और कंसेप्ट को समझा जाए तो काफ़ी ये मनोरंजक विषय है और ये काफ़ी आनंद देता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखें तो हम लोग पहले देख सकते हैं कि अगर टॉपिक डालें तो ये हम डिस्कवरी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम लोग पढ़ने चले तो 10-15 छोटे छोटे टॉपिकों में बांट कर क्रम वाइज हम लोग करके उसको पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग पहला टॉपिक अगर देखेंगे तो वो डिस्कवरी देखेंगे, यानी खोज कब हुआ, इसकी खोज कैसे हुई, कौन कौन व्यक्ति इस खोज में शामिल थे, किस प्रकार से इसकी खोज की, किन किन तकनीकों का प्रयोग किया गया, तो हम फिर इसको देख सकते हैं। फिर टाइम डिवीज़न हम लोग देख सकते हैं, अर्थात हम यह देख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, यानी यह कब सभ्यता थी, यानी किस समय से किस समय के बीच थी, यानी आज से कितना वर्ष पहले थी और यह इनका काल क्या था।
दूसरा अगर अगला पॉइंट अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो फाउंडर्स अर्थात संस्थापक, हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस सिंधु घाटी सभ्यता को बनाए कौन थे। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने वाले आप बनाए हैं तो आप उसके संस्थापक हो गए एक तरह से, तो उसी तरह से वो सभ्यता किसने स्थापित किया था, वो कौन कौन लोग थे, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण क्या हुआ। जैसे इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, हड़प्पा सभ्यता नाम है, और एक विदेशी जो स्रोत है उसमें इसको मेलुहा के नाम से भी बोला गया है। तो ये क्या था, ये नाम अलग अलग कैसे पड़े हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको कि इस अगला टॉपिक के अंतर्गत अगर इसको हम लोग फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये करेंगे कि एक्सपेंशन यानी इसका विस्तार कहाँ कहाँ से था, यानी यह सभ्यता कितने क्षेत्रफल में विस्तृत थी, इसका साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी दक्षिणी स्थान कौन थे, कहाँ तक ये फैले थे, फिर पूर्व पश्चिम कहाँ तक ये फैले थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन अर्थात तत्कालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं थी जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो हुआंगो नदी के किनारे थी, फिर अगर हम लोग देखें तो क्या कहते हैं इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के घाटी थे, तो ये हम लोग जानेंगे, इसको जानेंगे। फिर अगर उसके बाद अगर ये सब बेसिक पढ़ लेने के बाद अगर हम लोग अगर इस सिविलाइजेशन के अंदर जाने की कोशिश करें तो जो मानव रहते थे उनका सामाजिक ढांचा कैसा था, सोशल सिस्टम कैसा था, तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यानी राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक ढांचा इनका कैसा था, किस प्रकार से इनका शासन मेंटेन होता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक, यानी ये लोग जो जीवन यापन का इनका साधन था, व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, पशु चराते थे कि नहीं चराते थे, खेती करते थे कि नहीं करते थे, वगैरह ये सारी ये जो आर्थिक पहलुएं होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इनका देखेंगे रिलीजियस सिस्टम, यानी ये धार्मिक किस तरह से ये थे, यानी ये किस धर्म को मानते थे, इनका धार्मिक विचार क्या था, ये वगैरह सबको हम लोग देखेंगे। फिर अगर हम लोग अगला टॉपिक में देखने की कोशिश करें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब कि क्या उस समय किसी तकनीक का विकास हुआ था, टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो उस समय जो मिट्टी के पकाकर जो बनाए जाते थे बर्तन और बहुत सारे सामग्रियाँ, उसको जैसे मृत्पांड वगैरह, तो उसको देखिएगा तो जो अभी मिले हैं तो वो काफ़ी उन्नत किस्म के मिले हैं और वो रंगीन में मिले हैं, ठीक है ना, और उनके रंग आज भी मौजूद है, अर्थात वह रंगाई करने की तकनीक से वो क्या थे, अवगत थे, यानी टेक्नोलॉजिकल विकास भी उनका हुआ था। तो ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो टाउन प्लानिंग है। अगर हम लोग इसे सभ्यता की अगर सबसे बेहद इम्पोर्टेंट तरीके के तौर पर अगर देखें तो यह देखते हैं कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसकी शहर की जो प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, गजब की थी, ठीक है ना। तो ये आज से हजारों वर्ष पहले प्राचीन काल में नगरीय सभ्यता थी और टाउन प्लानिंग इनकी थी, संपूर्ण पर सड़कें काटती थी। ये सब काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सभ्यता का। और ये कहें कि अगर इस सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन तो ये आपका टाउन प्लानिंग था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे मेन साइट्स, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कौन कौन से प्रमुख शहर थे, कौन कौन से स्थल थे और वहाँ से क्या क्या मिले हैं। इन सारी बातों को जो फैक्चुअल बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। और तब फिर लास्ट में जब पूरी बात पढ़ने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लास्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से ख़त्म हो गई। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें से हम पहला टॉपिक को आज उठाते हैं, डिस्कवरी, अर्थात इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे स्टार्ट हुई। तो दोस्तों इसको अगर समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो सबसे पहले इसमें अगर कोई नाम आता है तो वो नाम आता है चार्ल्स मैसन।
चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु इन्फॉर्म अस अबाउट दिस सिविलाइजेशन 1800 क्या है 26 1826 ईस्वी के आसपास की ये बात है कि चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हमको यह बताया कि इस क्षेत्र में सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में जो है सिंधु नदी घाटी के जो बेसिन क्षेत्र है इसमें एक सभ्यता थी, ठीक है ना। इसके बारे में जस्ट ही इन्फॉर्म्ड अस, वो हमको इसके बारे में सिर्फ सूचना दिए कि यह यहाँ पर इस तरह की सभ्यताएं थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण खुदाई वगैरह वो ये सब नहीं किए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कनिंघम की बात करते हैं, एक हमारे आते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। आप इतिहास में इसको पढ़े होइएगा, ठीक है ना। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को कहा जाता है। तो ये कनिंघम महोदय जो थे ही वाज द सेकेंड स्कॉलर हु इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द माउंड ऑफ हड़प्पा, ठीक है ना। 1853 से लेकर 1873 के बीच में बहुत सारे बातों को निष्कर्ष निकालकर इन्होंने हड़प्पा जो स्थल थी उसके बारे में ये पहली बार जानकारी देते हैं हमको, ठीक है। तो ये दूसरी कड़ी थी इस सभ्यता को जानने में, इसके बारे में पता करने के। अब इसके बाद जो है एक बेहद इम्पोर्टेंट आया, एक कड़ी इसमें जुड़ता है कि लाहौर से कराची के बीच रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन जब कराची से लाहौर के बीच बिछाई जा रही थी तो उसके दरमियान एक ऐसा कुछ ज़मीन से खुदाई में मिला वहाँ पर, और जिसकी खुदाई की गई तो इस सभ्यता के बारे में और कुछ जानकारी मिली। अर्थात अगर हम यह कहें कि इस सभ्यता की पहली जो एविडेंस यानी सबूत जो मिले, प्रमाण मिले, जो साक्ष्य मिले, वह इसी कराची से लाहौर की रेलवे लाइन की खुदाई में मिले। ये कौन व्यक्ति थे? तो ये बार्टन ब्रदर्स थे। ड्यूरिंग 1053 to 56 1853 से 1856 के दरमियान ये जो बार्टन से ब्रदर थे, इन्होंने जब रेलवे ट्रैक की निर्माण कर रहे थे कराची से लाहौर या लाहौर से कराची के लिए, तो लाहौर से कराची के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछा रही थी इनके निर्देश में, तो यहाँ पर इन्होंने पहली बार क्या किए, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य देखे। और जब ये साक्ष्य देखे तो फिर ये आगे चलकर इस पर बहुत सारे रिसर्च होने लगे, और धीरे धीरे आगे इस पर बात चलते चलते तो एक व्यक्ति का नाम आता है जॉन्स मार्शल, ठीक है ना। ये जॉन्स मार्शल, इनको हम यह कह सकते हैं कि यह सभ्यता के इस सभ्यता को इस समाज के सामने लाने में इनकी बहुत अहम भूमिका रही, ठीक है ना। ही गेव द नेम हड़प्पा, ये जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर ये पुकारे, अर्थात यह कह सकते हैं कि पहली बार इस सभ्यता का एक नाम दिए। तो ये सभ्यता का नामकरण कर्ता की अगर दृष्टि से देखें तो हम किसको कह सकते हैं, जॉन मार्शल को कह सकते हैं। When Harappa was discovered by Dayaram Sahni under the guidance of John Marshall in 1921। अब एक शब्द आप सुनते हैं, दयाराम सहनी। आप ये पढ़े हैं कि हड़प्पा की खोज आप सभी ऑब्जेक्टिव के तौर पे रख लेते हैं। दयाराम सहनी 1921 में किसकी, हड़प्पा की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी 1922 में खोज किए, ये आप सब याद कर लेते हैं। लेकिन ये दयाराम सहनी जो पहली बार खुदाई किए तो दरअसल ये जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए। यानी ये जो जॉन मार्शल जो व्यक्ति थे ये क्या किए कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यक्तियों को नॉमिनेट किए, कहें कि यहाँ पर आप खुदाई कीजिए, और एक एक करके नए नए स्थल निकले खुदाई से। तो जॉन मार्शल के गाइडेंस में, उनके सुपरविज़न में, उनके दिशा निर्देश में दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई करके हड़प्पा को दुनिया के सामने लाए। तो यहाँ से
पहला अगर हम लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहला खुदाई जो पहली साइट मिली यानी स्थल मिली, वह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन था? हड़प्पा था। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें 1922 में राखल दास बनर्जी RD बनर्जी डिस्कवर्ड द सेकेंड साइट मोहनजोदड़ो। दूसरा जो इस सभ्यता का अति महत्वपूर्ण अगर स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज किया गया 1922 में RD बनर्जी राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब ये दूसरा स्थल की खोज हो के चुकी। अब यह देख कर काफ़ी ऐसा लगा कि ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी और धीरे धीरे आगे चल के यहाँ कई स्थलों की खुदाई हुई और कई स्थल सामने आए। अब अगर हम लोग इसके आगे एक दो पॉइंट यहाँ पर एक बात करें कि ये मोहनजोदड़ो क्या था। मैंने ये जो बातें बताई कि ये 4-5 चार्ल्स मैजर, कनिंघम, बार्टन ब्रदर्स, जॉन मार्शल, दयाराम सैनी और RD बनर्जी की शुरुआती क्या भूमिकाएं थी, ये मैंने पहले के इंट्रोडक्शन क्लास में अभी मैंने बताया। यहाँ पर एक शब्द को मैं थोड़ा सा डिल कर दे रहा हूँ, मोहनजोदारो क्या होता है, ज़रा इसको समझ लीजिए। मोहनजोदारो जो है ये एक इंडस वर्ड है। इंडस वर्ड कहने का मतलब है कि सिंध भाषा का एक शब्द है, इंडस भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है माउंट्स ऑफ डेड बॉडीज, अर्थात मृतकों का टीला। ठीक है ना। ये मृतकों का टीला अगर आप इसके डिक्लाइन में अगर हम लोग जाएंगे तो ये वहाँ पर बहुत सारे यानी इस सभ्यता की ख़त्म होने के, समाप्त होने के कारणों को जब अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कारण गिनाए जाएंगे। इसमें से एक बाढ़ का भी बहुत जिक्र होगा। तो बाढ़ को ऑथेंटिक भी माना जाता है क्योंकि ये देखा जाएगा कि एक खास तरीके से लोग एक जगह पे एक मृत पाए गए। तो बहुत सारे बातें होगी, वहाँ हम लोग आएंगे तो चर्चा करेंगे तो देखेंगे। तो मोहनजोदारो से क्या हुआ कि मृतकों का टीला मतलब कहते हैं क्या कि वहाँ लाशें बिछी हुई थी, बहुत सारे लोग मरे हुए थे और वो वैसे पाए गए हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला है ये नाम पड़ा। तो मोहनजोदारो इज एन इंडस वर्ड मीन्स अमाउंट ऑफ डेड बॉडीज। इसका मतलब होता है कि मोहनजोदारो अर्थात मृतकों का टीला। अब ये मोहनजोदारो जो है अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह मोहनजोदारो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल मिले हैं सबसे अति महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा स्थल यही था। लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो यह सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन ये अगर हम लोग वर्तमान में अगर कहें कि ये क्या इंडिया में ये है तो ये वर्तमान इंडिया में नहीं है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों का दोनों वर्तमान में कहाँ पर गया है? पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है। लेकिन अगर हम व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडियन कंटेस्ट, अगर हम लोग भारतीय कंटेस्ट में अगर बात करें कि यहाँ का कौन अगर बड़ा सबसे स्थल है तो वी सी दैट क्या कह सकते हैं हम लोग? राखी गढ़ी। यहाँ पर राखी गढ़ी है, यानी सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है ना। तत्कालीन तो भारत ही था लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। अभी अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो भी स्थल हड़प्पा सभ्यता की है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें सबसे बड़ा क्या है तो राखी गढ़ी है। ठीक है ना। और ये राखी गढ़ी जो है हमारा वो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है ना। पंजाब हरियाणा नाम जानते हैं, तो हरियाणा में ये राखी गढ़ी पड़ता है। तो ये राखी गढ़ी जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है जो भारत में वर्तमान में है। तो इसको आप समझ गए होंगे। एक यहाँ पर टॉपिक की अगर हम लोग ये बात करें तो एक यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, विश्व विरासत की धरोहर की वो स्थलों की सूची जारी करते हैं। तो
तो उसमें 1980 की सूची में मोहनजोदारो को यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया है। तो आप यह भी देख सकते हैं कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं उसमें से एक स्थल 1980 में मोहनजोदारो को उसकी लिस्ट में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही साथ आगे चल के धौलावीरा को भी, ठीक है ना, आगे चलकर क्या किया गया है, धौलावीरा को जो गुजरात में है उसको में भी यूनेस्को की सूची में डाल दिया गया है। तो ये हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो खोज के बारे में और किस तरह से दुनिया के सामने आए ये। अब इसका अगला क्लास अगर हम लोग जो देखेंगे वो यह देखेंगे कि इसका काल निर्धारण क्या है, कैसे काल निर्धारित करते हैं, किस समय से किस समय